खिलाफत और असहयोग। 1919 के बाद के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया था। इसमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए थे और संघर्ष की नई पद्धतियां सामने आ रही थीं। इन बदलावों को हम कैसे समझेंगे? उनके क्या परिणाम हुए? सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इस खर्च की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थीं। 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुना हो चुकी थीं, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थीं। गांवों में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। उन्नीस 1919 और 1920-1921 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई। 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी समय एक नया नेता सामने आया और उसने संघर्ष का एक नया ढंग, एक नया तरीका पेश किया। No Indian must be treated as the English treat us. We must remove untouchability from our hearts and from our lives. Third, सत्याग्रह का विचार। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी भारत लौट आए। जैसा कि आप जानते हैं, वे दक्षिण अफ्रीका से आए थे, जहां उन्होंने जन आंदोलन के नए तरीके से नस्लवादी शासन से सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी थी, जिसे उन्होंने सत्याग्रह कहा था। सत्याग्रह के विचार ने सत्य की शक्ति और सत्य की खोज की आवश्यकता पर जोर दिया। इसने सुझाव दिया कि यदि कारण सत्य है, यदि संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है, तो उत्पीड़न से लड़ने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध मांगे बिना या आक्रामक हुए बिना एक सत्याग्रही अहिंसा के माध्यम से लड़ाई जीत सकता है। यह उत्पीड़क की अंतरात्मा की आवाज के दम पर किया जा सकता है। उत्पीड़क सहित लोगों को हिंसा के माध्यम से सत्य को स्वीकार करने के लिए मजबूर करने के बजाय सत्य को देखने के लिए राजी करना चाहिए। इस संघर्ष से अंततः सत्य की विजय निश्चित थी। महात्मा गांधी का मानना था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकजुट कर सकता है। भारत पहुंचने के बाद महात्मा गांधी ने विभिन्न स्थानों पर सफलतापूर्वक सत्याग्रह आंदोलनों का आयोजन किया। 1916 में उन्होंने बिहार के चंपारण की यात्रा की, जहां किसानों को दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। फिर 1917 में उन्होंने गुजरात में खेड़ा जिले के किसानों के समर्थन के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया।
फसल की विफलता और प्लेग महामारी से प्रभावित होकर खेड़ा के किसान राजस्व का भुगतान नहीं कर सके और मांग कर रहे थे कि राजस्व संग्रह में ढील दी जाए। 1918 में महात्मा गांधी सबसे बड़ी कपास मिल के श्रमिकों के बीच सत्याग्रह आंदोलन आयोजित करने के लिए अहमदाबाद गए। सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ देशव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया। भारतीय सदस्यों के संयुक्त विरोध के बावजूद इस अधिनियम को शाही विधान परिषद के माध्यम से जल्दबाजी में पारित किया गया था। इसने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने की भारी शक्तियां दी और राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक सविनय अवज्ञा चाहते थे, जिसकी शुरुआत 6 अप्रैल को हड़ताल से होगी। विभिन्न शहरों में जमघट आयोजित की गई। रेलवे कार्यशालाओं में कर्मचारी हड़ताल पर चले गए और दुकानें बंद हो गईं। लोकप्रिय विद्रोह से चिंतित और इस डर से कि रेलवे और तार जैसी संचार सुविधाएं बाधित हो जाएंगी, ब्रिटिश प्रशासन ने राष्ट्रवादियों पर शिकंजा कसने का फैसला किया। स्थानीय नेताओं को अमृतसर से उठा लिया गया। और महात्मा गांधी को दिल्ली में प्रवेश करने से रोक दिया गया। अप्रैल को अमृतसर में पुलिस ने एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलीबारी की, जिससे बैंकों, डाकघरों और रेलवे स्टेशनों पर व्यापक हमले हुए। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाली। तो 13 अप्रैल 1919 को कुख्यात जलियांवाला बाग कांड हुआ था। उस दिन जलियांवाला बाग के घिरे हुए मैदान में भारी भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग सरकार के नए दमनकारी तरीकों का विरोध करने आए थे। कुछ लोग वार्षिक बैसाखी मेले में भाग लेने आए थे। शहर के बाहर होने के कारण कई ग्रामीण लागू किए गए मार्शल कानून से अनजान थे। जनरल डायर ने क्षेत्र में प्रवेश किया, बाहर जाने वाले मौजूद स्थानों को बंद कर दिया और भीड़ पर गोलियां चला दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। उनका उद्देश्य, जैसा कि उन्होंने बाद में घोषित किया, नैतिक प्रभाव पैदा करना था, ताकि सत्याग्रहियों के मन में भय और भय की भावना पैदा हो। जैसे ही जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के कई शहरों में भीड़ सड़कों पर उतर आई। हड़तालें हुई, पुलिस के साथ झड़पें हुई, सरकारी इमारतों पर हमले हुए। सरकार ने क्रूर दमन के साथ जवाब दिया, लोगों को अपमानित करने और आतंकित करने की कोशिश की। हिंसा फैलती देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। रॉलेट एक्ट भाग 3। हालांकि रॉलेट सत्याग्रह एक व्यापक आंदोलन था, फिर भी यह ज्यादातर शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी को अब भारत में अधिक व्यापक आधार वाला आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता महसूस हुई, लेकिन उन्हें यकीन था कि हिंदुओं और मुसलमानों को करीब लाए बिना
ऐसा कोई आंदोलन आयोजित नहीं किया जा सकता। उनका मानना था कि ऐसा करने का एक तरीका खिलाफत मुद्दे को उठाना है। प्रथम विश्व युद्ध ऑटोमन टर्की की हार के साथ समाप्त हुआ। और ऐसी अफवाहें थी कि तुर्क सम्राट इस्लामी दुनिया के आध्यात्मिक प्रमुख या खलीफा पर एक कठोर शांति संधि थोपी जाने वाली थी। खलीफा की लौकिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली जैसे मुस्लिम नेताओं की एक युवा पीढ़ी ने इस मुद्दे पर एकजुट जन कार्रवाई की संभावना के बारे में महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू की। गांधी जी ने इसे मुसलमानों को एकीकृत राष्ट्रीय आंदोलन की छत्र छाया में लाने के एक अवसर के रूप में देखा। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में उन्होंने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में एक असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया। असहयोग क्यों? अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था और इस सहयोग के कारण ही जीवित रहा। यदि भारतीयों ने सहयोग करने से इनकार कर दिया तो 1 वर्ष के भीतर भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा और स्वराज आ जाएगा। असहयोग एक आंदोलन कैसे बन सका? गांधी जी ने प्रस्ताव दिया कि आंदोलन चरणों में होना चाहिए। इसकी शुरुआत सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधियों के समर्पण और सिविल सेना, पुलिस, अदालतों और विधान परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से होनी चाहिए। फिर यदि सरकार ने दमन का इस्तेमाल किया तो एक पूर्ण सविनय अवज्ञा अभियान शुरू किया जाएगा। 1920 की गर्मियों के दौरान महात्मा गांधी और शौकत अली ने बड़े पैमाने पर दौरा किया और आंदोलन के लिए लोकप्रिय समर्थन जुटाया। हालांकि कांग्रेस के भीतर कई लोग प्रस्तावों को लेकर चिंतित थे। वे नवंबर 1920 में होने वाले परिषद चुनावों का बहिष्कार करने के लिए अनिच्छुक थे और उन्हें डर था कि इस आंदोलन से लोकप्रिय हिंसा हो सकती है। सितंबर और दिसंबर के बीच के महीनों में कांग्रेस के भीतर तीव्र खींचतान चल रही थी। कुछ समय के लिए आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच कोई मिलन बिंदु नहीं दिख रहा था। अंततः दिसंबर 1920 में नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम अपनाया गया। आंदोलन कैसे शुरू हुआ? इसमें किसने भाग लिया? विभिन्न सामाजिक समूहों को असहयोग का विचार कैसे आया? आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थीं। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए उसके अर्थ अलग अलग थे। शहरों में आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए।
वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज्यादातर प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। 1921 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था। उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीजों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके कई कारण थे। खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्रायः महंगा होता था और गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे। वे मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे? ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। ग्रामीण इलाकों में विद्रोह भागी। शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया था। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों व आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल रहे थे। किसानों को बेकार करनी पड़ती थी और बिना किसी भुगतान के जमींदारों के खेतों में काम करना पड़ता था। किराएदारों के रूप में उनके पास स्वामित्व की कोई सुरक्षा नहीं थी। उन्हें नियमित रूप से बेदखल किया जाता था ताकि वे पट्टे की भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त न कर सकें। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेकार खत्म हो और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला किया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया। गांव वालों से बातचीत की और उनकी व्यथा समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया। महीने भर में इस पूरे इलाके के गांवों में संगठन की 300 से ज्यादा शाखाएं बन चुकी थीं।